नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 15 और 16 मई 2025 का इंडिया का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करने वाले हैं। देखिए, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर अपन करंट अफेयर को डिटेल और डेप्थ में कवर करते हैं। कल अपनी क्लास नहीं हो पाई थी, वैसे रेगुलर क्लास होती, लेकिन महीने में एक आधी छुट्टी तो यार बनती है? कभी कोई अर्जेंट काम हो सकता है, मैं भी तो एक सामाजिक प्राणी हूँ, तो इसके चलते कल क्या हुआ, अपना ऑफ था, किसी रीजन से किसी एक पारिवारिक कार्यक्रम में जाना था, इसके चलते कोई बात नहीं। अपन आज और कल पिछले 2 दिनों के करंट अफेयर को एक साथ कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? भाई देखिए, 15 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस भी था, तो परिवार के कार्यक्रम में जाना जरूरी है ना। 15 मई को मनाया जाता है। कब? 15 मई, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 1993 के अंदर इस दिवस को शुरू किया गया था, 1993। 1993 में महासभा ने एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव के अंदर पूरा प्रस्ताव, वैसे प्रस्ताव जब भी लिखा जाता है तो आपको पता होना चाहिए स्लेश स्लेश लगा के 3-4 अलग अलग यूनिट होती है, जैसे ARE 47,237। इस हिसाब से इसका रजिस्ट्रेशन किया गया महासभा के द्वारा 1993 के अंदर। ये निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मैं आपको क्या बोलता हूँ, डेली के डेली आप करंट अफेयर की क्लास है, आप कहीं से भी लेते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता स्टेट, लेकिन आपको एक चीज़ का फर्क बहुत जरूर पड़ना चाहिए कि अगर कोई भी सर दिवस पढ़ा रहे हैं तो इस दिवस की 2025 के अंदर या इस साल जो अपन ये दिवस मनाया है उसकी थीम क्या है। तो उसी प्रकार 2025 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की थीम क्या रखी गई? सतत विकास के लिए परिवार उन्मुख नीतियाँ, सामाजिक विकास के लिए दूसरे विश्व शिखर सम्मेलन की ओर, ये इसकी थीम रखी गई। क्या? सतत विकास के लिए परिवार उन्मुख नीतियां, सामाजिक विकास के लिए दूसरे विश्व शिखर सम्मेलन की ओर। ये क्या रखी गई भाई? इसकी थीम रखी गई 2025 के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, ये सर आपने जो शब्द बोला कि दूसरा सामाजिक विकास के लिए जो दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन हो रहा है वो कहां पर आयोजित हो रहा है? तो आपको पता होना चाहिए 4 से 6 नवंबर के मध्य। 4 से 6 नवंबर 2025 की बात हो रही है। ये आगे आयोजित होगा। कहां पर होगा? कतर के अंदर होगा। कतर का दोहा के कतर में सामाजिक विकास के लिए दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन हो 4 से लेकर 6 नवंबर 2025 को आयोजित होगा। और इसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए 15 मई को जो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया उसकी थीम भी रखी गई, सतत विकास के लिए परिवार उन्मुख नीति अपन को लानी है। और 1993 के अंदर महासभा ने एक प्रस्ताव के द्वारा 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में चुना गया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व का पहला व्यवसायिक पैमाने का ई मेथेनॉल संयंत्र किस देश में खोला गया? ई मेथेनॉल पूछा है, ठीक है। विश्व का पहला है व्यवसायिक पैमाने पर, यानी बिजनेस के पर्पस से बड़ा ई मेथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया, बड़ा ई मेथेनॉल संयंत्र शुरू किया गया। वो कहां पर? कासो के अंदर किया गया। कहां? कासो। सर ऑप्शन में कासो तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। ये कासो नाम की जगह पड़ती है डेनमार्क देश में। कहां पर? डेनमार्क। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। डेनमार्क ने कासो में, या कासो जो कि डेनमार्क में एक जगह है, वहां पर विश्व का पहला व्यवसायिक पैमाने का ई मेथेनॉल संयंत्र शुरू किया है। 2 कंपनियां हैं, एक जापान की कंपनी है मित्सुई। कौन सी कंपनी है? मित्सुई। और एक डेनमार्क की कंपनी है यूरोपियन एनर्जी। तो यूरोपियन एनर्जी जो कि डेनमार्क की है और मित्सुई जो कि जापान की है, इन दोनों के द्वारा इस प्लांट को स्थापित किया गया। वार्षिक रूप से ये 4200 मेट्रिक टन ई मेथेनॉल का उत्पादन करेगा। कितना? 42,000 मेट्रिक टन, बहुत बड़ी मात्रा में। MT मेट्रिक टन, 42,000 मेट्रिक टन ई मेथेनॉल का उत्पादन होगा वार्षिक रूप से 1 साल में, ठीक है। मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है बताओ भाई जल्दी से, रासायनिक सूत्र बताओ मेथेनॉल का। मैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछूंगा मेथेनॉल के, एथेनॉल के, क्योंकि मैं तो कुछ साइंस से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, ठीक है। वैसे मैंने MSc कर रखा है, पर मजा मेरे को ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ाने में आता है, जीके पढ़ाने में ज्यादा मजा आता है, ठीक है। बाकी मैंने MSc साइंस से कर रखा है। MSc साइंस ही होता है, मास्टर इन साइंस, बोटनी से। बताओ भाई मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र बताओ। ये मेथेनॉल है और इसका रासायनिक सूत्र बताना आपको, बताऊं। CH3OH, याद करो, CH3OH मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र है। और 42,000 मेट्रिक टन के लिए ई मेथेनॉल संयंत्र है, वो कासो डेनमार्क के अंदर भी स्थापित किया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है।
OH लगा, OH किसके पीछे लगता है, जिसमें एल्कोहल होता है ना उसके पीछे OH लगता है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। मेथेनॉल, यानी मेथेनॉल के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, एल्कोहल जुड़ा हुआ है। CH3OH इसका फॉर्मूला है। अगर इसको देखा जाए कि ये कैसा है दिखने में सर, काला पीला नीला क्या है? पानी है, वाष्प है, ठोस है, क्या है, इसकी एक्चुअल के अंदर भौतिक संरचना कैसी है? CH3OH तो इसका रासायनिक सूत्र हुआ। भौतिक संरचना की बात की जाए तो ये हल्का वाष्पशील और एक ज्वलनशील तरल पदार्थ होता है, ठीक है, या इसको तरल एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, एक हल्का वाष्पशील ज्वलनशील तरल एल्कोहल होता है जिसको मेथेनॉल CH3OH बोला जाता है। अब समझ गया। पारंपरिक रूप से प्राकृतिक गैस कोयले से इसको उत्पादित किया जाता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, रसायनों, ईंधन और प्लास्टिक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसका पहला जो ई मेथेनॉल का संयंत्र है व्यावसायिक पैमाने पर इसका कहाँ पर स्थापित हुआ है, कासो। कासो कहाँ पड़ता है, कासो डेनमार्क में पड़ता है। भाई लगातार किसी एक स्टूडेंट के फोन आ रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या घटित हो गया। चलो भाई पहले क्लास लेंगे उसके बाद देखेंगे जो भी। समुद्री जल के विलवणीकरण के लिए उच्च दाब वाली पॉलीमर झिल्ली किस संस्थान के द्वारा विकसित की गई है, भाई आपसे ये पूछा है। तो अपना जो भारत का DRDO है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, उसने समुद्री जल के विलवणीकरण के लिए उच्च दबाव वाली पॉलीमर झिल्ली है वो विकसित की गई है DRDO के द्वारा, आपको ध्यान रखना है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने उच्च दबाव वाले समुद्री जल विलवणीकरण के लिए स्वदेशी नैनोपोरस बहुस्तरीय पॉलीमर झिल्ली है वो विकसित की है, जिसका उपयोग भारतीय तटरक्षक बल ICG इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किया जाएगा। जहाजों के अंदर इसका प्रयोग किया जाएगा। DRDO की जो कानपुर के अंदर प्रयोगशाला है, ठीक है, जिसको शॉर्ट में किस नाम से जाना जाता है, DMSRDE, उसके द्वारा विकसित तकनीक है और इसके परिणाम अच्छे आए हैं। अभी इसकी टेस्टिंग हुई थी, ठीक है। और जो अपतटीय गश्ती पोत है उस पर प्रारंभिक तकनीक का परीक्षण भी पूरा किया गया जिसमें ये परीक्षण सफल हुआ है। तो ध्यान रखना है, DRDO के द्वारा समुद्री जल के विलवणीकरण के लिए उच्च दबाव वाली पॉलीमर झिल्ली का विकास किया गया है जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए है। ICG भारतीय तटरक्षक बल की जहाजों में इसका प्रयोग किया जाएगा। DRDO की कानपुर स्थित प्रयोगशाला के द्वारा इसका विकास और परीक्षण सफल रूप से किया गया है। भाई हाल ही में किस राज्य के कालेश्वरम में 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करालू शुरू हुआ है, बताओ भाई। तेलंगाना इसमें राइट ऑप्शन है। सारी चीजें याद करो भाई। तेलंगाना के अंदर जयशंकर भूपतपल्ली, इस जगह का नाम मेरे दिमाग में इतना गलत तरीके से बैठा हुआ, मतलब गलत नहीं, गलत इंटेंशन से नहीं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना जो आपकी जुबान से निकलते ही नहीं है, ठीक है। भूपलपल्ली तेलंगाना में एक जगह पड़ती है, जयशंकर भूपलपल्ली जिला पड़ता है। उसके अंदर एक कालेश्वर मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर है, ठीक है। और इस कालेश्वरम में 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू शुरू हुआ है। क्या हुआ है, 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू किस मंदिर में शुरू, आपसे अगर पूछ ले, कालेश्वरम मंदिर। कालेश्वरम मंदिर कहाँ पड़ता है, तेलंगाना। तेलंगाना के जयशंकर भूपलपल्ली जिले के अंदर ये मंदिर पड़ता है, ठीक है। 12 दिन तक चलेगा। मंदिर का पूरा नाम पूछे, कालेश्वर श्री मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर। 12 वर्ष में एक बार ये आयोजित होता है। एक विशाल धार्मिक उत्सव है। भूमिगत सरस्वती नदी की पूजा होती है। यहाँ से बताया जा रहा है कि पहले सरस्वती नदी बहती थी जो कि अब भूमिगत हो गई, तो उस भूमिगत सरस्वती नदी की पूजा के लिए यह त्योहार समर्पित है। 12 वर्ष में एक बार बढ़ता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। वहां पर एक त्रिवेणी संगम है, ठीक है। उस संगम बिंदु पर गोदावरी और प्रवाहिता के साथ यहाँ पर सरस्वती मिलती है, ऐसा माना जाता है, और वहां पर ये त्योहार आयोजित होता है। ध्यान आपको रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू शुरू कहाँ पर हुआ है, तेलंगाना के अंदर, ठीक है। कहाँ पर, तेलंगाना के अंदर। पूछा यही जाएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ज्यादा संभावना यही है कि इंपॉर्टेंट यही है कि 100% इसी फॉर्मेट में आपसे पूछ लिया जाए। हाल ही में किस क्षेत्र ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए संयुक्त राष्ट्र से मान्यता मांगी है। अभी भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ, पाकिस्तान पता नहीं जब भी छोटे मोटे भी किसी युद्ध में जाता है ना, तो युद्ध में जाते ही प्रेग्नेंट हो जाता है। प्रेग्नेंट कैसे, उसके बच्चे होने की स्थिति हो जाती है। अभी पाकिस्तान है, थोड़ा बहुत भारत से लड़ा, बलूचिस्तान बोल रहा है कि हम तो अलग देश रहेंगे यार, इस भिखारी से देश के साथ नहीं रहेंगे। पहले इंदिरा गांधी की टाइम किया, बांग्लादेश साइड में हो गया है?
ऐसे धीरे धीरे खत्म होगा मामला है, मैटर इसी तरह क्लोज होगा। तो आपको ध्यान रखना है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान अभी काफ़ी खबरों में है, पाकिस्तान का एक हिस्सा है, ठीक है। बलूच राष्ट्रवादी जो नेता थे उन्होंने अपने पिछले एक दशक से लगभग पिछले 10-20 सालों से बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा हिंसाएं होती है, ठीक है। जबरदस्ती बलूचिस्तान को पाकिस्तान में रखा जा रहा है, बार बार बलूचिस्तान में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, भाई लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। वही बात है, सेम स्थिति है ना भारत पाकिस्तान के बीच में है ना, जैसे पीओके को लेकर स्थिति है ना वैसे ही है। लेकिन इसमें उल्टा क्या है, इसमें उल्टा ये है कि जो वहां के नागरिक है ना वो ये चाहते हैं कि हम तो अलग देश चाहते हैं, ये स्थिति है। अभी भाई पाकिस्तान की पूरी, अगर मान लो पाकिस्तान की पूरी जनता अगर ऐसा चाहे कि हम तो भारत में शामिल होना चाहते हैं, फिर कोई रोक सकता है क्या उसको? फिर भारत में शामिल होगा कि नहीं होगा? सेम स्थिति बलूचिस्तान चाहता है कि मैं अलग देश है, हम पाकिस्तान से नहीं। वो एक मूवी का डायलॉग है ना मिर्जापुर में, हम इनके साथ नहीं है, हम अलग हैं। इसी प्रकार बलूचिस्तान वाले बोल रहे हैं हमें इन पाकिस्तानियों के साथ मत जोड़ो, हम हमारे अलग राष्ट्र हैं, हम अलग हैं, ठीक है। और यूएनओ से इन्होंने मान्यता भी मांगी है, बोलो कुछ करो, हमारा सहयोग करो। बलूच के अंदर कुछ राष्ट्रवादी नेता हैं, वो बार बार ऐसा स्पीच देते हैं, उनका स्पीच सही भी है कि पिछले 10-20 सालों से बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा हिंसाएं हो रही है, जबरन आप लोगों का लोपन करके यहाँ पर रखते हो, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहे हैं, और हम पाकिस्तान से स्वतंत्रता चाहते हैं, उनके ये फिक्स बोल है। बलूच स्वतंत्रता आंदोलन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इसकी भी कुछ अपनी गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं। 1947 के अंदर आप जाओ, 1947 के बाद में जब ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद क्लात रियासत के कुछ समय के लिए स्वतंत्रता की घोषणा की थी, वहाँ पर पहले क्लात रियासत पड़ती थी, उसने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं, हम भारत के साथ नहीं, हम एक अलग स्वतंत्र अपनी रियासत है। उसके बाद ही तो ये सारा कॉम्प्लेक्ट हुआ। 1948 में फिर पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती इसको अपने कब्जे में ले लिया। भाई पहले रियासत ही तो थी, भारत पाकिस्तान थोड़ी था। अपने यहाँ पर लोहे पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी रियासतों के साथ गठबंधन किया और अपना एक भारत देश बनाया। उसी तरह जो ये वहाँ पर 1947 की बात की जा रही है, क्लात रियासत जो थी ना वो शामिल नहीं हुई थी उस टाइम, बोले हम किसी के साथ शामिल नहीं है, हमारा रियासत अलग है, हम अलग हैं। और फिर वही बलूचिस्तान बना। और अब ये बलूच जो है वो चाहते हैं कि भाई हम तो पहले भी आपके साथ नहीं थे, हमारी रियासत स्वतंत्र थी, हमारा इतिहास अलग था आपसे, और अब यूएनओ को बोला कि भाई हमें मान्यता दें, हम एक अलग देश, इस देश से अलग होना चाहते हैं, ठीक है। तो अब कभी भी पाकिस्तान के दो हिस्से हो सकते हैं। भारत पूरा कोशिश में है कि जैसे तैसे करके हो जाए, ठीक ही है, अपने लिए तो है, छोटे छोटे दो देश हो जाएंगे। बाकी अब देखो बलूचिस्तान होने के बाद कोई भी देश देखिए आपस में वैसे पड़ोसियों की तो लड़ाई रहती है, भाई घर की बात तो ये है, ठीक है। ऐसा कोई पड़ोसी नहीं है, ऐसी स्थिति में हो जाए कि एक पड़ोसी बहुत ज़्यादा पैसों वाला और एक बहुत ही ज़्यादा गरीब है, फिर लड़ाई नहीं होती है। फिर वो पैसों वाला भी सोचता है यार क्यों मुंह लगे इसके, क्या मतलब है। गरीब ही सोचेगा यार साहब है बड़े, बना के चले कभी काम आएगा। जहाँ छोटी मोटी ऐसे लगता है ना कि नहीं भाई ठीक ठाक इस तरह छोटा मोटा गैप है, फिर वहाँ कॉम्प्लेक्ट होते ही है। पड़ोसी से तो देखो लड़ेंगे, पड़ोसी से तो लड़ेंगे, पड़ोसी से लड़ना राजधर्म होता है? तो अब ये देखो बलूचिस्तान कैसा पड़ोसी बनता है। वैसे कोई भी देश मित्र होगा या शत्रु होगा, वहाँ की नीतियाँ डिपेंड करती है। अगर पाकिस्तान आतंकवाद को ना फैलाए, वो पीओके हैं वो दे दे अगर, तो फिर क्या दिक्कत है, पाकिस्तान में उसकी कोई दुश्मनी थोड़ी है? लेकिन वो देगा नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, वो वाली स्थिति बन रखी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य ने सबसे अधिक पदक जीते हैं, जिसकी संख्या 148 थी? भाई खेलो इंडिया यूथ गेम्स मैंने अच्छे से आपको पढ़ा रखे पहले ही है, चौथा संस्करण इसका चल रहा है, BRO नई दिल्ली के अंदर आयोजित हो रहे हैं। इसके अंदर महाराष्ट्र जो है उसने सबसे ज्यादा 148 पदक जीते हैं। किसने? महाराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। 56 गोल्ड मेडल है, 45 रजत पदक है और टोटल 148 पदक है। दूसरे स्थान पर हरियाणा है, हरियाणा सेकंड रैंक पे रहा है। हरियाणा ने 33 गोल्ड मेडल, 26 रजत पदक और टोटल 103 पदक जीते हैं। तीसरे स्थान पर प्यारा राजस्थान है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य रहा भारत का, ठीक है। उसने 22 गोल्ड मेडल जीते हैं, 11 रजत पदक जीते हैं, टोटल 54 पदक जीते हैं। तो प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे पर हरियाणा, तीसरे पर राजस्थान। चौथा संस्करण था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, जो कि बिहार के अंदर आयोजित हुआ था। 15 तारीख तक ये चला था, 4 मई से 15 मई के अंदर दिल्ली और बिहार के अंदर इसका आयोजन हुआ था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
भारतीय सेना ने किस क्षेत्र में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर शुरू किया है? ऑपरेशन नादेर क्या भाई है, बताओ। अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर सुना, आतंकवादियों के लिए चलाया था। पुलवामा अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था। उसी प्रकार विशेष खुफिया इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने अवंतीपोरा के त्राल के नादेर क्षेत्र के अंदर एक संयुक्त आतंकवादी विरोधी अभियान शुरू किया था। ठीक है, यह चीज आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर के अंदर यह जगह पड़ती है त्राल, यहां पे ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन नादेर कहां पर हुआ था? त्राल के अंदर हुआ था। जरूरी नहीं है कोई भी ऑपरेशन देश के बाहर चलाया जाए, देश के अंदर अगर आतंकवादी है तो उनको भी तो निपटाना है, उनके लिए ऑपरेशन चलाना पड़ेगा। तो सुरक्षा बलों ने एक उनको विशेष खुफिया इनपुट मिले थे कि यहाँ आतंकवादी हो सकते हैं। उसके बाद में अवंतीपोरा के त्राल के नादेर क्षेत्र में, ठीक है, कहाँ पर यह पड़ता है? जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा के त्राल के नादेर क्षेत्र में एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंदर भारत की सेना शामिल थी, जम्मू कश्मीर पुलिस थी और सीआरपीएफ थी। इन तीनों ने मिलकर इस अभियान को चलाया है। और भारत के जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहे हैं उसकी सफलता के अंदर ऑपरेशन नादेर का अच्छा खासा हाथ रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर कई आतंकवादी पकड़े गए हैं जिनसे अब जड़ें खंगाली जा रही है कि वो जो भी कौन कौन पीछे बच गया है, चुन चुन के मारा जाएगा ना, तो अभी कौन पीछे बच गया है उन सब की बातें चल रही है कि भाई कौन कौन पीछे बचा है उस भारत के सिंदूर में, उसको अब नादेर से निपटाना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किस देश के साथ $243.5 बिलियन के आर्थिक समझौते किए हैं? बताओ भाई। कतर। अभी कतर के साथ काफी समझौते किए हैं, आपको ध्यान रखना है। ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कतर के बीच में $243.5 बिलियन से अधिक के आर्थिक सौदों की घोषणा की है, जिसके अंदर कतर जो एयरबेस है वहां पर बोइंग विमान होगा, जीई एरोस्पेस इंजन है, इसकी बिक्री को लेकर दोनों के बीच समझौता हुआ है। इन समझौते का मुख्य बिंदु क्या है? कतर एयरबेस द्वारा दोहा के अंदर हस्ताक्षरित $200 बिलियन मूल्य के 160 बोइंग जेट की खरीद है। 160 बोइंग जेट खरीद रहा है भाई। ठीक है, ऊर्जा के अंदर, रक्षा के अंदर, प्रौद्योगिकी के अंदर 243.5 बिलियन डॉलर का आर्थिक सहयोग किया है अमेरिका और कतर को। यह चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था। अच्छा रुको यार, एक छोटा सा स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, पढ़ लो। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है भाई। आज क्या है? आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। डेंगू बुखार के बारे में क्या होता है? डेंगू आप जानते हो, मच्छर के खाने से होता है और उसके अंदर प्लेटलेट डाउन हो जाती है, वो तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी कवर करो यार, आज टाइम बहुत चला गया क्लास के अंदर। अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया? अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी पुरुष का मैंने आपको बताया था, बांग्लादेश के ऑलराउंडर मेहंदी हसन मिराज को दिया गया था। तीसरे बांग्लादेशी बने थे मुस्तफिजुर रहीम, और इसके अलावा साकिबुल हसन के बाद में तीसरे एक खिलाड़ी बने जिनको ये ट्रॉफी मिली है। अब उसी अप्रैल 2025 के अंदर आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब है वो कैथरीन ब्राइस को मिला है। किसको? कैथरीन ब्राइस। ये सर इनका नाम पहली बार सुना है? पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर है ये। विश्व कप, वर्ल्ड कप क्वालिफायर के अंदर स्कॉटलैंड का नेतृत्व करने वाली ब्राइस है। अब समझे आप क्या है? ये कैथरीन ब्राइस है, मूल रूप से पाकिस्तान की महिला क्रिकेट विश्व कप है, लेकिन ये स्कॉटलैंड की टीम में खेलती है। ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी इनको चुना गया था। 27 वर्ष की है, अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने अच्छा खेला था। 27 साल की हैं और इनको क्या दिया गया? कैथरीन ब्राइस को क्या दिया गया है? अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया है। इंपॉर्टेंट यही है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसी फॉर्मेट में आने की 101% संभावना, याद कर लेना सीधा सीधा। कैथरीन ब्राइस अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है। वहीं आईसीसी 2025 अप्रैल 2025 के लिए पुरुष ऑफ द मंथ का अवार्ड मेहंदी हसन मिराज को दिया गया है, जो कि बांग्लादेश के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। लुप्त प्राय प्रजाति दिवस कब मनाया जाता है भाई? लुप्त प्राय प्रजाति क्या होती है? जो रेड डाटा बुक के अंदर जिसको अंकित किया जाता है, उसके लिए अपन लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाते हैं 16 मई को। आज है भाई, लुप्त प्राय प्रजाति दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष मई के तीसरे शुक्रवार को विश्व भर में हजारों लोग लुप्त प्राय प्रजाति दिवस में भाग लेते हैं। प्रतिवर्ष मई महीने के तीसरे शुक्रवार को, तो कल तीसरा शुक्रवार था मई का, आपको बताना चाहिए।
आज सैटरडे कल संडे हो जाएगा, हाँ ऐसा ही है ना। अब यार एग्जैक्ट ये याद नहीं रहते हैं मुझे, ये मेरी दिक्कत है। मैं अभी देखूंगा यार वार क्या है आज। हाँ बिल्कुल सैटरडे है, बिल्कुल सही है फिर इसका, मुझे मतलब पता है अच्छे से, ठीक है। गलत डाटा नहीं बताएंगे, कोई चीज़ पता नहीं है तो पता कर लेंगे। तो प्रतिवर्ष मई के तीसरे शुक्रवार को विश्व भर में हजारों लोग क्या मनाते हैं, लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाते हैं। 2006 में यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस ने मई के तीसरे शुक्रवार को लुप्तप्राय प्रजाति दिवस के रूप में नामित किया था, और इस दिन की स्थापना डेविस रॉबिन्सन और लुप्तप्राय प्रजाति गठबंधन ने 2006 के अंदर की थी। इस बार विषय क्या रखा गया है, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट। क्या रखेगी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट। ये 2025 के अंदर लुप्त प्राय प्रजाति दिवस की थीम रखी गई है। ये शायद देखिए क्वेश्चन मैंने आपको पहले पढ़ाया नहीं है, एक यूयू को लेकर, यूरोपीय संघ को लेकर दूसरा क्वेश्चन पढ़ाया था, ये नहीं है। भारत ने किस संगठन के साथ मिलकर समुद्री प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए 391 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की है, तो यूरोपीय संघ के साथ मिलकर भारत और यूरोपीय संघ ने समुद्री प्लास्टिक कूड़े से निपटने के लिए अपशिष्ट से हाइड्रोजन बनाने वाली तकनीक विकसित करने के उद्देश्य से 2 प्रमुख अनुसंधान और नवाचार पहल शुरू किए। इन पहलों के अंदर 391 करोड़ रुपए का संयुक्त निवेश होगा। इन दोनों देश मिलकर 391 करोड़ रुपए लगाएंगे। वैश्विक प्रयासों के बाद भी समुद्री प्रदूषण जैव विविधता को खतरा बना हुआ है। भाई जैव विविधता क्या होती है, जीवों में विविधता। समुद्री जैव विविधता क्या होती है, किसी एक समुद्र में कितने अधिक जीव और अलग अलग प्रजातियां निवास करती है, उतना ही उसका जो जैविक विविधता का गठबंधन होगा वो मजबूत होगा, है। तो उसके लिए जैविक विविधता कब होगी, जब वातावरण साफ सुथरा होगा, समुद्र साफ होगा, तो वहां पर जैविक विविधता होगी। अगर समुद्र में कचरा होगा तो मछलियां मर जाएगी, दूसरा कोई जीव आएगा वो मर जाएगा। तो साफ पारिस्थितिकी तंत्र ही एक मजबूत जैविक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है, ठीक है। अगर प्रदूषण होगा तो मानव के जो स्वास्थ्य है, मानवीय स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। तीस्ता प्रहार नामक एक सैन्य अभ्यास और किया जा रहा है, भाई आपको बताना चाहिए। भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में तीस्ता प्रहार नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया, तो पश्चिम बंगाल के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट ऑप्शन है। भारतीय सेना ने पश्चिम बंगाल के तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में तीस्ता प्रहार अभ्यास है उसकी शुरुआत की गई है। इस अभ्यास में सेना ने विभिन्न इकाइयों ने हिस्सा लिया, जिसके अंदर पैदल सेना, मशीनीकृत पैदल सेना, तोपखाना, सशस्त्र कोर, अर्ध विशेष बल, सेना विमानन, इंजीनियर और सिग्नल शामिल थे। सारे लोग इसमें शामिल। और ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में यह अभ्यास महत्वपूर्ण माना गया है और आगे भी माना जाएगा। तो भारतीय सेना कोई भी युद्ध अभ्यास करती है तो अभी 1 साल तक ऑपरेशन सिंदूर को आपको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये करंट अफेयर में। आपको इसकी खबर कम ही मिली होगी, लेकिन ऐसी अनसुनी खबरें हम आपको सुनाएंगे, ठीक है। किस भारतीय विश्वविद्यालय ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए तुर्की संस्थाओं के साथ अपने सभी समझौते ज्ञापनों को निलंबित कर दिया है? भारत पाकिस्तान हुआ, क्या हुआ, भारत वर्सेस पाकिस्तान हुआ, नुकसान झेलना पड़ा तुर्की को। तुर्की उस टाइम ज़्यादा उछल रहा था पाकिस्तान की तरफ, हम पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के वजीर आलम और काफ़ी कुछ किया था ना, हटाओ। जामिया मिलिया इस्लामिया, ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन है। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली के अंदर है। उसने तुर्की सरकार से संबंधित सभी शैक्षणिक संस्थाओं के साथ अपने समझौते जो एमओयू थे उनको खारिज कर दिया, उनको निलंबित कर दिया है। ये निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो जेएनयू है दिल्ली के अंदर, उसने भी तुर्की के इनोनू विश्वविद्यालय के साथ, तुर्की का जो इनोनू विश्वविद्यालय था उसके साथ एक समझौता था, उसको निलंबित कर दिया है। तो तुर्की को शायद हटाया जा रहा है। जामिया और जवाहरलाल नेहरू जेएनयू आप ध्यान रखना, ठीक है। नई टेक्नोलॉजी है, केरल के तट पर इसका परीक्षण हुआ है, यह चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या है देखो, हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार तटीय कटाव को नियंत्रित करने में अत्यधिक प्रभावी पाई गई जियोट्यूबिक तकनीक का उपयोग किस राज्य के पुथुरा में किया गया? तो ये केरल राज्य के पुथुरा के अंदर किया गया था जियोट्यूबिक। जियोट्यूबिक होती क्या है? रेत का घोल बनाया जाता है, उस घोल को एक बड़े कंटेनर या कपड़े के अंदर लपेटा जाता है और उसको एक तट के पास में रख दिया जाता है, जिससे क्या उस कंटेनर के अंदर और उस कंटेनर की वजह से और उस कपड़े की वजह से वो मिट्टी का कटाव नहीं होता। बस बात यही है, उसको जियोट्यूबिक बोलते हैं। और ये केरल के पुथुरा के अंदर इसको लागू किया गया, ध्यान रखना है आपको। हाल ही में एक अध्ययन में पाया गया है केरल के पुथुरा में उपयोग की गई जियोट्यूबिक तकनीक ने तटीय कटाव को नियंत्रित करने में बहुत अधिक प्रभावशीलता दिखाई है।
ठीक है। ये लहर के अवरोध के रूप में काम करेगा ये कपड़ा या कंटेनर। इसकी वजह से क्या होगा, भूमि का कटाव कम होगा। मोटा मोटी यही जियो ट्यूबिक तकनीक है और ये पुथुरा के अंदर शुरू की गई है। पुथुरा कहाँ पड़ता है, केरल के तट पर पड़ता है। ये था भाई 16 और 17 मई 2025 का इंडिया का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसको मैंने अच्छे से कवर करवाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, उससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और हमें मिलेगा मोटिवेशन। मिलते हैं फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।